Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss energetics of bond formation. जैसा कि आप जानते हैं कि एटम्स जब बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो दे शुड कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आते हैं तभी वो बॉन्ड बना सकते हैं। अगर वो दूर रहेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, एक खास डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो फिर वो बॉन्ड नहीं बना सकते। जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो इस दौरान एनर्जी के क्या चेंजेस होते हैं, इन्हें समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर हम एक्स एक्सिस पर यूज कर रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को और वाई एक्सिस पर हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इस तरफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं जहाँ पर हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि एटम्स के दरमियान में कोई भी जो अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो का मतलब है कि दोनों एटम एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से परे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और दो एटम्स के दरमियान फासला भी कंसिडरेबल है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट 1 कह देता हूँ। फिर ये दो एटम्स थोड़ा सा करीब आ जाते हैं और जब वो करीब आ जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते इस तरीके से वैल्यू शो करती है। यहाँ जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके दरमियान में दो टाइप्स की फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर मैं दो एटम्स अगर लिख लेता हूँ तो दो एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक एटम ये रहा पॉजिटिव, उसका न्यूक्लियस, पॉजिटिव उसका न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इस एटम का मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का मान लेते हैं। तो जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर दो टाइप्स की फोर्सेस जो हैं वो हरकत में आ जाएंगी। एक फोर्सेस होंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी यहाँ ऑपरेट करेंगी जो एग्जिस्ट करेंगी बिटवीन दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। रिपल्शंस को मैंने पिंक कलर से शो कर दिया है और अट्रैक्शंस को मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया है। साथ साथ जो एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है उसे मैंने येलो कलर से शो कर दिया है। तो अब देयर इज ए कोलिजन, और आप इस तरह कह सकते हैं कि एक कंपटीशन है, देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। और जब एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे को तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है अगर उन्होंने बॉन्ड बनाना है, और जब बॉन्ड बनाना है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उनमें बढ़ रही होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस कम हो रही होंगी, यहाँ तक कि वो उस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, उस डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है अराउंड -431 या 432 किलो जूल पर मोल फॉर हाइड्रोजन। ये जो हम मिसाल ले रहे हैं ना, ये पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के एटम के लिए ले रहे हैं जो मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं। जब यहाँ पर डिस्टेंस नोट किया जाता है तो यहाँ डिस्टेंस होता है 75.4 पिकोमीटर, और इस डिस्टेंस पर दोनों एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है इट डोमिनेट्स। इस पॉइंट पर इसको फर्दर हमें हाईलाइट कर देना चाहिए। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो अट्रैक्शन है इट डोमिनेट्स रिपल्शन। अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट कर लेती है, लेकिन अगर इससे दोनों तरफ अगर फासला इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ, दोनों ही हालतों में जो रिपल्शन है वो डोमिनेट करेगी अट्रैक्शन को। यानी कि इस सारे एरिया में, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ, इस एरिया में और इस एरिया में, इन दोनों एरियाज़ में जो रिपल्शन है इट डोमिनेट्स अट्रैक्शन, ऐसे आपने नोट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल जो है वो हम यहाँ पूछ लेते हैं और उसके आंसर से बात आगे लेकर चलते हैं। ये जो फासला है ना 75.4 पिकोमीटर, इसे आप ना याद रखना है कि इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ या इसे कहते हैं
कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस। सही है जनाब। सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि एट बॉन्ड लेंथ या एट कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस द एटम्स फॉर्मिंग बॉन्ड, जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन सही होगी। अल्फा ऑप्शन आर फारदेस्ट अपार्ट, क्या वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा फासले पर हैं, या आर क्लोजेस्ट टुगेदर, या फिर बहुत ही करीब हैं। चार्ली ऑप्शन हम इस तरह कह सकते हैं कि आर एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा ऑप्शन आर एट हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो चार ऑप्शन हमने यहाँ बना लिए। अच्छा, अब ज़रा देखें बात को कि जब दो एटम्स अप्रोच ईच अदर करते हैं तो जब उन्होंने बॉन्ड बनाना है तो उस बॉन्ड के फासले को बॉन्ड लेंथ या कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट करती है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन लोगों के जहन में रहती है कि जब अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट करती है, बॉन्ड लेंथ जो है वो आ गई है, तो इस पॉइंट पर एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के सबसे करीब हैं। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फर्दर भी कम हो सकता है, एटम्स फर्दर भी करीब आ सकते हैं, लेकिन तब वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तब रिपल्शन डोमिनेट करेगी अट्रैक्शन को। तो एटम्स बॉन्ड बनाते हुए सबसे ज्यादा करीब नहीं होते, इससे ज्यादा भी करीब आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर जितनी कम है उतनी कम कभी और नहीं हो सकती। तो आप यहां नोट कर लेंगे कि एटम्स आर एट ए मिनिमम एनर्जी। सही है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम नहीं हो रही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो रही है। ठीक है जनाब, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम से कम होती है जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस वाज अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकंड हिस्सा जो हमने आज देखना है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और हम जानते हैं कि बॉन्ड्स की टाइप होती हैं तीन, जिनमें से पहली बॉन्ड की टाइप है आयोनिक बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड आ गया आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड इज ए बॉन्ड formed by complete transfer of electron from क्या है? from है an element of low ionization energy to an element of high electron affinity। एक लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एटम से एक हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो जो बॉन्ड बनेगा उसे आप आयोनिक बॉन्ड कह देंगे। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए जो यूजुअल कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ग्रुप्स हैं जो यूजुअली आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, इन्हें देखा जाए तो पता लगता है कि ग्रुप 1A और ग्रुप 7A के एलिमेंट, ग्रुप 1A को अल्कली मेटल्स और 7A को हैलोजेंस कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप 2A और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप में हम मिसाल ले लेंगे मैग्नीशियम की, और 7 हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन हो गया। इसी तरीके से ग्रुप 3A और ग्रुप 7A, 3A में हम मिसाल ले लेते हैं एल्यूमिनियम की, और 7A में हम फ्लोरीन की मिसाल ले लेते हैं। ये आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि जो 1A, 2A, 3A के सबसे ज़्यादा जो जल्दी आयोनाइज होने वाले एटम हैं उनका 6A के साथ जो बॉन्ड बनता है वो भी आयनिक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं पोटाशियम की, यहाँ कैल्शियम की, यहाँ एल्यूमिनियम की, और उन सब का बॉन्ड बना लेते हैं हम
ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी आयोनिक बॉन्ड होगा। तो सीखा हमने ये कि फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए के ज़्यादातर मेंबर 7A के साथ बना लेते हैं आयोनिक बॉन्ड, बल्कि हमेशा ही आयोनिक बॉन्ड बनता है, जबकि फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए के जो मेंबर हैं, लोअर मेंबर, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गई जी बात। आयोनिक बॉन्ड जो है वो आमतौर पर देखा गया है, आमतौर पर, नॉट ऑलवेज, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स वो ग्रेटर देन 1.7 हो, तो यूजुअली इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो ये आयोनिक बॉन्ड की इंडिकेशन होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल रूल आप इसे नहीं बना सकते, बहुत सारी एक्सेप्शंस हो सकती हैं। जो नॉन मेटल हैं, अगर वो नॉन मेटल से बॉन्ड बनाती हैं, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का बॉन्ड, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा भी हो, तो वो एक्सेप्शंस कंसिडर होंगी। चाहे नॉन मेटल, प्योर नॉन मेटल हो लाइक HF, या फिर सेमी मेटल भी इसमें रख लें, सिलिकॉन और फ्लोरीन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज़्यादा होता है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड में काउंट होते हैं, आयोनिक बॉन्ड में काउंट नहीं होते। तो हम एज ए जनरल प्रिंसिपल यूँ समझ सकते हैं कि नॉन मेटल और नॉन मेटल, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा भी हो, तो उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड देखने में नहीं आता। ठीक हो गई जी बात। आगे की तरफ चलते हुए दो छोटे छोटे MCQ देख लेते हैं, और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि आयोनिक बॉन्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन पहले शेयर कर लेते हैं, फिर आगे MCQ देख लेंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है कि एटम्स विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टेंड टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये एक इंफॉर्मेशन दे दी गई हमें कि एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब सवाल ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड मोस्ट रेडीली। तो इनमें से आयोनिक बॉन्ड कौन सबसे जल्दी बनाएगा? ठीक है जनाब, ऑप्शंस हमें दिए जा रहे हैं। अल्फा ऑप्शन है फ्लोरीन, बीटा ऑप्शन है क्लोरीन, चार्ली ऑप्शन है ब्रोमीन, डेल्टा ऑप्शन है आयोडीन। अच्छा, अब आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है उसके अंदर जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी वैल्यू होती है 349, जबकि फ्लोरीन के लिए ये वैल्यू होती है 328। ठीक है जनाब, 328 के करीब होती है, यानी कि कम होती है वैल्यू फ्लोरीन की। बताने का मकसद ये है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है। तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें कि हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, तो हम ऐसा सोचेंगे कि शायद यहाँ पर क्लोरीन को आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहिए सबसे जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में सबसे जल्दी जो आयोनिक बॉन्ड बनाता है वो फ्लोरीन है। ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि ऑल दो बाय डेफिनेशन और इवन बुक्स के अंदर भी ये आइडिया बड़ा वसूख से लिखा होता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है वो कम आयनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट से आयोनिक बॉन्ड जब ज़्यादा जल्दी बनाता है, ज़्यादा अच्छा बनाता है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग कि हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखने की हद तक तो अच्छा है, असल फैक्टर जो है वो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इजीली आयोनिक बॉन्ड बना देता है। ये बात याद रखनी है, गलत नहीं करना बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ जब मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के आइडिया पर बात की तो आयनाइजेशन एनर्जी के आइडिया पर भी बात कर लेता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से अगर हमसे इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो ऐसा हो सकता है कि given are values of ionization energies of different
एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड रेडिली, या मोस्ट रेडिली कह सकते थे हम। तो यहां पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से जनाब? प्लस 496 किलो जाउल पर मोल, बीटा ऑप्शन प्लस 520 किलो जाउल पर मोल, चार्ली ऑप्शन प्लस 890 किलो जाउल पर मोल, और डेल्टा ऑप्शन 1020 प्लस किलो जाउल पर मोल। अच्छा, जिस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से हमने सीखा कि देखकर लगता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, जबकि असल में ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, उसमें कोई एनोमली नहीं पाई जाती। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो उतना ही जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर मौजूद है प्लस 496, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सोडियम की है। तो सोडियम सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। ये बात बड़ी इजी सी आपने याद रख लेनी है। एक बात और यहाँ कर लेते हैं, उसे कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर। अच्छा, एक तो आयनिक बॉन्ड हो गया, और आयनिक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है जिसे हम आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जो आयनिक कैरेक्टर का कंसेप्ट है ना, उसको फर्दर देखने की ज़रूरत है। आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पॉजिटिव आयन है कैटाइन और कौन सा एनाइन है। तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो साइज ऑफ कैटाइन जो होता है ना, उसके बढ़ने से बढ़ता है। सही है जनाब। और किसी कंपाउंड का आयोनिक कैरेक्टर जो साइज ऑफ एनाइन है उसके बढ़ने से कम होता है। सही हो गई जी बात। तो साइज ऑफ कैटाइन बढ़ने से बढ़ता है और साइज ऑफ एनाइन बढ़ने से कम होता है। एक और बात याद रखनी है कि आयोनिक कैरेक्टर जो होता है ये चार्ज ऑन एन एलिमेंट बढ़ने से भी कम होता है। दोनों आइडियाज़ को स्टडी करने के लिए मैं पहले यहाँ पर देख लेता हूँ। अल्फ़ा ऑप्शन मेरे पास मौजूद है लिथियम फ्लोराइड, बीटा ऑप्शन है लिथियम क्लोराइड, चार्ली ऑप्शन है लिथियम ब्रोमाइड और डेल्टा ऑप्शन है लिथियम आयोडाइड। सवाल ये है कि इनमें से लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर कहाँ पर है। मुझे फ़ौरन से समझ आ जाती है कि यहाँ पर चारों कैटाइन सेम हैं, तो कैटाइन तो यहाँ आयोनिक कैरेक्टर को नहीं बता रहा बल्कि एनाइन बता रहा है। तो जितना एनाइन का साइज ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। तो यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड का कम होगा। इसी तरीके से चार ऑप्शंस और बना लेते हैं और अब की बारी मैं ऑप्शंस बना रहा हूं MnO, MnO2, Mn2O3, Mn2O7। ठीक है जनाब। अच्छा, चार्ज की जगह ज़्यादा अच्छा वर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर। सही है जनाब, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा अच्छा है। अब सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दी हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। इन सब में से सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर किस में है। तो मुझे ये पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना एलिमेंट का कम होगा, अगर सेम चीज़ें कंपाउंड बना रही हो ना, डिफरेंट कंपाउंड, मैंगनीज ऑक्सीजन है, डिफरेंट तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं। तो जहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वहाँ पर कंपाउंड का आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो मैंगनीज ऑक्साइड में ना मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है +2, यहाँ पर +4 है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ +3 है, यहाँ +7 है, सबसे कम है मैंगनीज +2। तो ये सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर रखेगा। ये भी आइडिया आपके पास होना चाहिए। आगे चलते हुए बात चल रही है कोवलेंट बॉन्ड की, और कोवलेंट बॉन्ड फिर क्या होते हैं इनका जिक्र कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड के बनने के लिए पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। अगर बात की जाए कंडीशंस की, तो कंडीशंस ये कहती हैं कि अगर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 का होगा
तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.7 का होगा तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हुआ तो ये बॉन्ड पोलर कोवलेंट नहीं होगा, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली ये आयोनिक बॉन्ड होगा विद एक्सेप्शंस लाइक दिस, जिसमें नॉन मेटल से बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स की कि कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं, तो टाइप्स काफ़ी तरीके से ना आप कर सकते हैं इन्हें क्लासीफाई। एक तो आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स के नंबर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये बॉन्ड हो सकते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या इन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बात हो गई। और पोलैरिटी की बेस पर वैसे ही 2 टाइप्स हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स और पोलर बॉन्ड्स। अगली बात जो मैं कर रहा हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अहम है, और वो बात ये चल रही है कि जब आप नॉन पोलर बॉन्ड पोलर बॉन्ड के हिसाब से बात करते हैं तो कंपाउंड्स के अंदर देखा यह गया है कि 3 तरह के कंपाउंड्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, बॉन्ड की तो बात क्लियर हो गई। कंपाउंड्स की बात की जाए तो कोवलेंट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग 3 तरह के हो सकते हैं। पहले वो हैं जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड हैं और इनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो भी नॉन पोलर कंपाउंड बनते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब 2 सिमिलर एटम लाइक हाइड्रोजन या 2 डिसिमिलर एटम लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 का हो, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा केस ये है कि जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर बॉन्ड्स हों और उनसे जो कंपाउंड बन रहे हैं वो भी पोलर कंपाउंड हों। ऐसा उस वक्त होता है जब जो एटम्स हैं डेफिनेटली वो डिसिमिलर एटम्स हैं लाइक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.7 के दरमियान है। तीसरा केस ये है कि बॉन्ड तो पोलर हों लेकिन ओवरऑल कंपाउंड नॉन पोलर हो। उस पर चलें बात करते हैं। तीसरे केस की बात कर रहे हैं। तीसरा केस ये हो सकता है कि एलिमेंट्स के अंदर जो बॉन्ड हैं वो तो पोलर बॉन्ड हैं, लेकिन वहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड पोलर नहीं है, बल्कि वो कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड बन रहा है। ये सिचुएशन एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस फॉलो होती हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और ऐसे सवाल हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड तो पोलर हैं लेकिन ओवरऑल कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है। तो कुछ कंडीशंस का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है ऐसा काम होने के लिए वो ये है कि ओनली 2 टाइप्स ऑफ एटम्स यहाँ पर होने चाहिए, और 2 टाइप्स ऑफ एटम्स के साथ यहाँ पर स्टैंडर्ड जियोमेट्री होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री से मुराद हमारी ये होती है कि यहाँ पर जो कंपाउंड है उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे बॉन्ड पेयर होंगे, कोई भी लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गई जी बात। एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो डेफिनेटली
0.5 से 1.7 के दरमियान होना चाहिए, वरना वो बॉन्ड पोलर नहीं होंगे। तो बॉन्ड पोलर होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। सिर्फ 2 टाइप के एटम्स होने चाहिए और उन 2 टाइप के एटम्स के हालात भी इस तरह होंगे कि 1 एटम जो है वो सेंट्रल एटम का काम करेगा और अदर्स अटैच्ड एटम्स होंगे। सही जनाब, इस तरह होगा तो फिर आपको नजर आएगा कि बॉन्ड पोलर हैं और कंपाउंड नॉन पोलर है। पहले एक एग्जांपल मैं खुद से आपको समझा देता हूं और फिर बाद में आपसे एक प्रैक्टिस एमसीक्यू पूछ लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये देखें जरा कि ये कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 4 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। इन सारे कंपाउंड जो मैंने CCl4 लिखा आपके सामने, उसके अंदर कंडीशंस देखें। इसमें 2 टाइप के एटम हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन 2.5, क्लोरीन 3.2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी डेजिग्नेटेड रेंज में ही है। एक एटम सेंटर में है, बाकी सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि क्योंकि लोन पेयर कोई नहीं है, कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट एक तरफ से जनरेट हो रहा है वो डाइपोल मोमेंट ऊपर वाला नीचे वाले डाइपोल मोमेंट से कैंसल हो रहा है। ये ऊपर वाला डाइपोल मोमेंट जो है वो नीचे वाले डाइपोल मोमेंट से कैंसल हो गया और जब डाइपोल मोमेंट कैंसल हो गए तो ओवरऑल यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 आ गया, यानी कि बॉन्ड नॉन पोलर हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, चलें अब एक क्वेश्चन की शक्ल में भी इसे पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पोलर बॉन्ड्स but is overall non-polar। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी एग्जांपल्स कोड करूं जहां से हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो पहली एग्जांपल मैं यहां कोड कर रहा हूं CHCl3, बीटा ऑप्शन है H2O, चार्ली ऑप्शन है CO2, डेल्टा ऑप्शन है PCl3। अच्छा, सबसे पहले आप अल्फा ऑप्शन को निगेट करने की वजह सोचते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अल्फा ऑप्शन में 2 टाइप के एटम नहीं हैं बल्कि 3 टाइप के एटम हैं। तो 3 टाइप के एटम आपस में मिलकर पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर कंपाउंड वाला स्ट्रक्चर बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर हम वाटर को निगेट करते हैं। वाटर क्यों हम कह रहे हैं कि सही जवाब नहीं है? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, तो कोई भी लोन पेयर वाला कंपाउंड एटलीस्ट हमारे सिलेबस की हद तक बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली हायर क्लासेस में हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक कोई भी ऐसा लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल नहीं है जो कि नॉन पोलर हो। आगे चलते हैं PCl3, उसमें भी यही मसला है, फास्फोरस के पास लोन पेयर है, वो भी सही आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी पूरी है, बल्कि वो डेजिग्नेटेड रेंज में है और वहाँ पर दोनों जो ऑक्सीजन हैं वो एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट फिर कैंसिल कर देते हैं और मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर हो जाता है। तो बॉन्ड पोलर होते हैं, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। ठीक हो गई जी बात, आगे चल पड़ते हैं। एक और सवाल यहाँ देख लेते हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 पोलर बॉन्ड। तो कहाँ पर आपको सिर्फ एक पोलर बॉन्ड मिल रहा है? मिसाल हमें दी जा रही है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। अच्छा, बॉन्ड कौन सा पोलर होता है? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा 0.5 से 1.7 के दरमियान। यहाँ पर 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैं, दोनों पोलर हैं। यहाँ 3 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैं, तीनों पोलर हैं। यहाँ 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैं, चारों पोलर हैं। जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो वही पोलर है और वही बॉन्ड पोलर होने की वजह से इस कंपाउंड में सिर्फ एक पोलर बॉन्ड पाया जा रहा है। आगे चलते हुए बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग की और उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय
इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम डोनर, जो कि बेसिकली एक ल्यूइस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन बाय एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या होता है? कोई ल्यूइस एसिड होता है। अच्छा, क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? ये एक ऐसा बॉन्ड है जो उस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है डोनर की तरफ से, जिसे आप ल्यूइस बेस कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है एक्सेप्टर, जो कि कोई ल्यूइस एसिड होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेशन को हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग जो है वो कह सकते हैं। यानी कि डोनेट एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दूसरा ले रहा है, इस तरीके से इसे आप शो कर सकते हैं। ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जा रहा है, ये मैंने शो किया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम, उसे आप कह देते हैं कि ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक हो गई जी बात? अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो चीज़ ल्यूइस बेस का काम करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करती है, वो होती है, ये ज़रा काम की बात आ गई, वो होती है कोई एलिमेंट ऑफ फिफ्थ या सिक्स्थ ग्रुप, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। वो होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जिसके पास लोन पेयर होता है। मिसालें दे देते हैं, लाइक वाटर है, लाइक अमोनिया है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसके मुकाबले में जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है, ल्यूइस एसिड है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो यूजुअली एलिमेंट होता है ऑफ 3A, थर्ड ग्रुप, एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप होता है। इसमें हम मिसाल देंगे कि बोरॉन है और एल्यूमिनियम है। ये होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, या इस पर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, या इस पर हो सकता है वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई खाली जगह भी हो सकती है, ऑर्बिटल भी हो सकता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। मिसालें देते हैं, यहाँ हम कोट करेंगे एग्जांपल BF3 या AlCl3 की या FeCl3 की। एक बात और याद रहे कि जो डोनर एटम होता है, जिसे ल्यूइस बेस भी कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे न्यूक्लियोफाइल भी कहा जाता है, और जो एक्सेप्टर एटम होता है, ल्यूइस एसिड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। ये आइडिया क्लियर करने के बाद अब चलते हैं आगे की तरफ और एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने ये लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज एक्सेप्टर। एक्सेप्टर हमने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने अल्फा बनाया है, अमोनिया। अमोनिया जैसा कि आप जानते हैं फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है, इस वक्त उसके पास मौजूद है एक लोन पेयर, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। बिल्कुल इसी तरीके से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में भी फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है जनाबे अली, वो एक्सेप्टर नहीं होता। और PCl5 में फॉस्फोरस को अगर आप देखते हैं तो फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड उसके बनाने की उसके पास कैपेबिलिटी है, और फिलहाल उसने 5 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो जितने बॉन्ड उसको बनाने की ज़रूरत थी उतने बॉन्ड उसने बना लिए हैं। अब ना उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि ना वो डोनर है ना एक्सेप्टर है। सही हो गई जी बात। तो अब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसमें ख़ास बात हमें नज़र आती है कि एल्यूमिनियम जो है इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 2 3,
एल्यूमिनियम को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 3 उसका ग्रुप नंबर है 3, उसने 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने हैं, 3 उसने बॉन्ड बना लिए, 3 और 3 6 हो गए। अभी भी वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ले लेता है किसी डोनर से बनाकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कोई डोनर एटम जनाब अली होगा और डोनर से फिर इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को मिल रहे हैं, आप कहेंगे एल्यूमिनियम यहाँ पर एक्सेप्टर का काम कर रहा है। इस तरह आप पहचान सकते हैं डोनर और एक्सेप्टर के मामलात को। हमारी प्रेप बुक के अंदर आपको काफ़ी डाटा मिल जाएगा डोनर एक्सेप्टर के हवाले से, और कब कौन सा बॉन्ड बनता है उसे भी देखें। प्रैक्टिस बुक से MCQ करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।